हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इन्वायरमेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं पीटी 365 से, और इसमें वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें बची है, उसके बाद बाकी पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। वाटर पॉल्यूशन में अदर वाटर पॉल्यूटेंट जो कि न्यूज़ में था उसके बारे में क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो इस नंबर पर मैसेज करना, टेक्स्ट करना, व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम कर सकते हो। तो एक स्टडी से पता चला है कि एनपी हमारे पीने के पानी में मिलता है। अब क्वेश्चन होता है एनपी का यूज कब किया जाता है? जब नोनाइल फिनॉल एथॉक्सीलेट्स बनाया जाता है तो नोनाइल फिनॉल यूज होगा। अब क्वेश्चन होता है ये है क्या है, एनपीई क्या है? जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं लाइक डिटर्जेंट या वेटिंग एजेंट या डिस्पर्सेंट, इन सब में यूज होता है। ह्यूमन बॉडी को तो इम्पैक्ट करेगा, बर्थ डिफेक्ट को, स्किन, आई इरिटेशन होते हैं, इंडोक्राइन। इवन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इसको किया है केमिकल फॉर ग्लोबल कंसर्न, ठीक है ना। बट अभी इसके लिए कोई स्टैंडर्ड डिराइव नहीं किया गया है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है एंडोसल्फिन। एंडोसल्फिन है क्या? तो सबसे पहले तो याद रखिए, एक पेस्टिसाइड्स है, मतलब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो कई सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी विक्टिम है ना इस टॉक्सिक के, उसको 5 लाख कंपनसेशन दो। ये न्यूज में नहीं आएगा, सिंपल समझो। ये इसके बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है। कौन कौन चीज पे स्प्रे किया जाता है? कॉटन, कैश्यू, फ्रूट, टी, पैडी एंड टोबैको पे किया जाता है। इवन 2011 में बैन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस कन्वेंशन के अंदर? जो स्टॉकहोम्स का पॉप्स है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। इसके अलावा 2020 से कई चीजों पे और टाइप बैन लगा दिए, इन सब पे भी, इन सब पॉल्यूटेंट पे। देखो ये 3-4 इसको हम बोल सकते हैं पेस्टिसाइड, फंगिसाइड वगैरह सब, ठीक है ना। तो इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। कौन बताया है? एक पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है, एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, उसने बताया है कि इन 4 केमिकल का यूज ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कितना? जितना रिकमेंड किया गया ना सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, इंडिया के पेस्टिसाइड रेगुलेटर है। पेस्टिसाइड रेगुलेटर का क्या नाम है? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। सबसे पहले याद रखिए क्लोरपाइरीफोस, इसका यूज होता है फोलिएज और सॉइल वर्म जो इंसेक्ट होते हैं ना उसको मारने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिब्रोनिल, इसका यूज होता है एंट, जो चींटी वगैरह होते हैं, बीटल्स, कॉकरोचेज, उस सबको मारने के लिए। एट्राजिन का यूज होता है जो एनुअल ग्रासेस हर साल नहीं लग जाता है, ब्रॉड लीफ वीड जो होते हैं उसको इमर्ज होने से पहले ही उसको खत्म करने के लिए। और पैराक्वेट, ये एक हर्बिसाइड है जो कि वीड और ग्रास को कंट्रोल करने में यूज होता है, पैराक्वेट, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक। सबसे पहले इसका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है, और अगर ये पानी वाटर बॉडी में रहेगा तो ऑब्वियसली फिश को नुकसान पहुंचाएगा। किसने बोला? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। ये नॉर्मल बात है कि वाटर का फ्लो, वाटर का स्पीड अफेक्ट करेगा पॉल्यूटेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, नॉर्मल बात है। और इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं ना, उसमें माइक्रो फाइबर्स मिलते हैं सबसे ज़्यादा, फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, पेलेट्स मिलते हैं, फ्लेक्स मिलते हैं, सीड्स सब मिलते हैं और फोम्स मिलते हैं, ठीक है ना। वाटर बॉडीज में एटॉमिक डिपोजिशन रन ऑफ के द्वारा पहुंच जाते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट के द्वारा पहुंच जाते हैं, इन सब के द्वारा पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक ग्रुप का जिक्र किया गया है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। इसका यूज एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? एक नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक होता है जो प्रोवाइड करता है केमिकल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, उसके फेजेस के बारे में, उसके मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के बारे में सब कुछ बताता है। चलिए नेक्स्ट है नैनो प्लास्टिक्स। रिसर्चर ने डेवलप किया है एक नया मेटालिक फिंगरप्रिंट मेथड जो कि डिटेक्ट और मेजर करता है अमाउंट ऑफ नैनो प्लास्टिक इन ऑर्गेनिज्म। नैनो प्लास्टिक के लिए क्या हुआ कि एक नया मेथड डेवलप हुआ है, मेटालिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड। इससे क्या किया जाए, नैनो प्लास्टिक को ऑर्गेनिज्म में जो नैनो प्लास्टिक का कितना अमाउंट है उसको डिटेक्ट किया जाता है। नैनो प्लास्टिक क्या है? इवन 1000 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे इवन सेल को डैमेज कर सकता है, ग्रोथ इम्पेयरमेंट, लार्वल डिफॉर्मेशन या कुछ और टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है मरीन इन्वायरमेंट में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ गंगा।
अर्थ गंगा क्या है? देखो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट। किस इवेंट में? यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मेन क्या चाहते हैं? अर्थ गंगा का मतलब गंगा के किनारे, क्योंकि गंगा के सफाई पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। तो भाई गंगा के किनारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो, लोग पैसा भी तो कमाए, ठीक है ना। तो वर्टिकल जो अर्थ गंगा का क्या है? कल्चर, टूरिज्म, हेरिटेज, उस पर फोकस किया जाए। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किया जाए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा। मोर इनकम पर ड्रॉप वाला गोवर्धन पे फोकस किया जा रहा है। मोबिलाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। और नया इनिशिएटिव अभी लॉन्च कौन को किया गया? एक जलज, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जलज क्या है। जलज मेन इसका क्या है कि छोटे छोटे शॉप बनाओ या फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर बनाओ गंगा बेसिन पे, ठीक है ना। और इसका मेन काम है कि लाइवलीहुड प्रमोट हो रिवर गंगा के बेसिन वाले लोगों को। उसके बाद एक एमओयू साइन किया गया नमामि गंगे प्रोग्राम है ना, और सहाकार भारती के बीच, ठीक है ना। सहाकार गंगा ग्राम बनाने की बात चली जा रही है। टू आइडेंटिफाई 75 विलेज इन 5 स्टेट। तो क्या बनाया जाएगा? सहकर ग्राम, सहकर गंगा ग्राम। तो नेचुरल फार्मिंग वगैरह होगा एमंग द फार्मर, एफपीओ और कोऑपरेटिव नेचुरल फार्मिंग किया जाएगा अंडर ब्रांड क्या होगा? गंगा। टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल क्या है? IM अवतार, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी क्या है? प्रधान जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है डिजिटल डैशबोर्ड। डिजिटल डैशबोर्ड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, किसके परफॉर्मेंस? डिजिटल गंगा कमेटी के। पीपल पार्टिसिपेशन जरूरी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके चेयरमैन होते हैं। उसका नेक्स्ट क्या है? स्टॉकहोम वाटर वीक क्या है? 2022, ठीक है ना। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो वाटर रिलेटेड इशू है उसको सॉल्व करने के लिए। और जो CB है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है और वाटर गवर्नेंस में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव है उसको डिस्कस करेंगे। उसका लैंड डिग्रेडेशन डिस्कस करेंगे। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव पहला है भारत टैप। भारत टैप किस मिनिस्ट्री? याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भारत टैप तो सिंपल नाम से पता चलता है कि टैप यानी आपको पानी का को कम से कम खर्चा करना है। तो भारत टैप इनिशिएटिव किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और एक कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? अटल मिशन ऑफ रेजुवेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। मेन है कि लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल, मतलब मेन क्या चाहते हैं कि वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए एट सोर्स, ठीक है ना। नेशनल है निर्मल जल प्रयास। निर्मल जल प्रयास किसका इनिशिएटिव है? नारेडको का, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, माही, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर को मैप करना है इसमें, ठीक है ना, और सेव करना है वाटर, नॉर्मल बात है। नारेडको क्या है? एक ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है ना। और किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, ठीक है। और जो नारेडको ने स्टैब्लिश किया था, माही नारेडको, ये वुमेन्स विंग है, याद रखिएगा। तो सिंपल ये जो वाला माही वाला है ना, ये इसी का वुमेन्स विंग है। नेशनल वाटर अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे लॉन्च किया। चौथा किस किस को दिया है? और ये ऑब्वियसली जो अच्छा काम करते हैं उनको मिलता है। जलदूत ऐप क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डेवलप किया। ये क्या बताते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ग्राउंड वाटर लेवल को सिलेक्टेड विलेज में ग्राउंड वाटर लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और डाटा कलेक्ट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल प्रदेश। अंडमान और निकोबार बना है इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का दिया जाता है। इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट है, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर, ODF और क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन। उसके बाद ऑल विलेज जो अंडमान और निकोबार के उसको रिसीव क्या मिला है? हर घर जल सर्टिफिकेशन मिल चुका है। नेक्स्ट क्या है?
पेयजल सर्वेक्षण, पेयजल सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट किया है ग्राउंड सर्वे अंडर अटल मिशन ऑफ रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं। तो COP15 हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। याद क्या क्या रखता है, बोन जर्मनी में हेडक्वार्टर है और इंडिया पार्टी है, स्टैब्लिश किया हुआ 1994 में। सोल एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ठीक है ना, और फोकस किस चीज़ पे करता है, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए और कार्बन न्यूट्रलिटी पे फोकस करता है। 156 कंट्री है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है। 3 रियो कन्वेंशन था ना, उसमें से एक ये भी है। 3 रियो कन्वेंशन था, उसमें से एक ये भी है। कई इनिशिएटिव है जो UNCCD के द्वारा लिया गया है। पहला, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। सेकेंड क्या है, LDN फंड। उसके बाद लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम। ठीक है ना, फंड वाला कब लॉन्च किया गया था, COP13 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके अभी हुआ क्या है, अभी इसका 15वां मीटिंग हुआ है। कहाँ पे, एविदजान कोट आइवरी। और इसका थीम क्या है, थीम ध्यान रख सकते हो, लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। सब आते हैं यार, आम आदमी, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, अदर स्टेक होल्डर आते हैं। 14वें का थीम क्या था, रिस्टोर लैंड सस्टेन लाइफ। इंडिया में हुआ था 14वां। नया कमिटमेंट वगैरह सब नहीं पूछा जाता है, ये थीम याद रख लियो, वो ही काफ़ी है। कुछ और इनिशिएटिव है, उस पर हम कर लेते हैं। और इस पे हाँ यार ये कर लेते हैं, नई कमिटेड रीस्टोरेशन 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। ये याद कर सकते हो, जो 1 बिलियन हेक्टेयर जो लैंड है ना, जो डिग्रेड हो चुका है, उसको रीस्टोर करने की बात की गई है। और कोई डेटा से रिलेटेड नहीं है। एक और, ड्रॉट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट की बात करते हैं। उसके अलावा उसमें बताया गया है कुछ। उसके बाद बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव है। ठीक है ना, उसके बाद है सहेल सोर्सिंग चैलेंज। सहेल सोर्सिंग आपको पता है ना, ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है। तो इनेबल कम्युनिटीज ग्रोइंग ग्रेट ग्रीन वॉल टू यूज टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर प्रोग्रेस। जॉब क्रिएट कर सकते हैं और कॉमर्शलाइज कर सकते हैं प्रोड्यूस को। ठीक है ना, ये ग्रेट ग्रीन वॉल जो है ना, अफ्रीकन लेड मूवमेंट है, जिसमें 8000 किलोमीटर बेल्ट बनाया जाता है ट्री का। ड्रॉट लैंड क्या है, न्यू UNCCD पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है कि भाई कुछ नहीं करोगे तो सब कुछ ड्रॉट में बदल जाएगा। लाइट पॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, पहले लाइट पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक मनाया गया 2022 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन में। और अवेयरनेस क्या जगा रहा है कि भाई लाइट पॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट है। लाइट पॉल्यूशन को हम फोटो पॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये जब होता है जब एक्सेसिव, मिस डायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल लाइट होती है। ठीक है ना, आउटडोर पे, तो जिससे दिक्कत होती है आम जो जानवर पक्षी होते हैं उन सबको। तो लाइट के कंपोनेंट कौन कौन है उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले लाइट पॉल्यूशन कैसे बर्ड को और पीपल को इम्पैक्ट करते हैं। लाइट इंड्यूस्ड कोलिजन भी होता है, लाइट इंड्यूस्ड कोलिजन। ठीक है ना, बिल्डिंग से कोलाइड कर जाते हैं, मतलब आंख से नहीं चौंध दिया जाता है, तो बिल्डिंग से कोलाइड करके बर्ड या कुछ भी हो सकता है। बायोलॉजिकल रिदम ब्रेक हो जाता है। मान लो सिंपल है, रात में आपको सोना है, तो बर्ड को तो पता है कि भाई अंधेरा होगा तो सोना है, लेकिन आप पूरे बाहर भी लाइट जल रहा है, तो बर्ड का जो बायोलॉजिकल रिदम है वो ब्रेक हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ को दिक्कत करता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, डायबिटीज होता है और भी प्रॉब्लम। उसके बाद डिसओरिएंटेशन ड्यूरिंग फ्लाइट, रास्ता बदल जाता है, इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, और भी इम्पैक्ट करता है। कंपोनेंट क्या क्या है वाटर लाइट पॉल्यूशन के, ग्लेयर। सबसे पहले क्या होता है, एक्सेसिव ब्राइटनेस, आप गाड़ी चला रहे हो आगे से आगे तो उसे विजुअल डिस्कम्फर्ट होगा कि नहीं, उसको ग्लेयर बोलते हैं। स्काई ग्लो क्या होता है, ठीक है ना, मतलब नाइट स्काई काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन हो जाता है ओवर इनहैबिटेड एरिया जहाँ लोग रहते हैं। लाइट रे पास का मतलब है ऐसे जगह पे लाइट फॉल कर रहा है जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। क्लटर का मतलब क्या होता है, ब्राइट या कंफ्यूजी या एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेस होते हैं जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अब लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे पहले एलईडी टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे। जो डिस्प्ले और इल्यूमिनेशन होता है उसमें इल्यूमिनेटेड एडवर्टाइजमेंट, जो लाइट वाला एडवर्टाइजमेंट है उसको कम करेंगे।
नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बैन कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा आइडेंटिफाई, देखो SUP आइटम्स यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम हैव लो यूटिलिटी और हाई लिटरिंग पोटेंशियल आइडेंटिफाई अंडर प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स 2021, इसने बताया। ठीक है ना, लेकिन बैन उस प्लास्टिक प्रोडक्ट पे अप्लीकेबल नहीं है जो कंपोस्ट हो सकता है, कंपेस्टेबल है, उस पे नहीं है। ठीक है ना, पेनाल्टीज क्या है, 5 साल या 1 लाख रुपया या दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं SUP आइटम मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स बैंड अंडर द PWM मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2016। पहला है प्लास्टिक स्टिक्स जो कि बैलून वगैरह में, प्लास्टिक बैग्स में यूज होते हैं, कैंडी स्टिक, ये सब। पैकेजिंग और रैपिंग फिल्म में हटाया, कटलरी आइटम में हटाया या और भी आइटम है जो हटाया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन क्या है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजन। पहला क्या क्या है इसमें, सबसे पहले प्लास्टिक ये बैन किया जाएगा, थिकनेस क्या किया जाएगा, इस ये सब याद रखना है, 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन कर देना है। जो जो छोटे छोटे पैकेट गुटखा टोबैको ये सब के पैकेट होते हैं ना, ये भी इसको भी बैन करना है। उसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि भाई जिसने प्रोड्यूस किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको डिस्पोज भी करे। ठीक है, अब क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया है बैन को मानने के लिए। पहला, मैस्कोट बनाया गया जिसका नाम है प्रकृति मैस्कोट। इससे क्या होगा, अवेयरनेस जगाया जाएगा, बिहेवियरल चेंज को दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, प्रकृति मैस्कोट। उसके बाद ई गवर्नेंस पोर्टल ऐप है, ई गवर्नेंस पोर्टल ऐप। इसमें क्या किया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो सारे स्टेक होल्डर है ना उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाएगा, ट्रैक करेंगे वगैरह। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या लॉन्च किया, एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल, उसके अलावा मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग मॉड्यूल। तो ये ध्यान नहीं रखना है। डायरेक्शन जो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल के लिए इशू किया गया है, सर ऑल लीडिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टू नॉट सप्लाई प्लास्टिक रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। ठीक है ना, एंगेज इन बैन SUP प्रोडक्शन। उसके बाद कॉन्सेंट वगैरह है, ये सब पे ये जनरल स्टेटमेंट है, इस सब पे आपको फंसाएगा नहीं एटलीस्ट। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में टॉप 3 इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर है। ये किसकी फाइंडर है, CPCB की। तो CPCB ने बोला कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इंडिया 5th है पूरे दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करने में। ठीक है, और एक पुनीत सागर अभियान है, पुनीत सागर अभियान। इसमें क्या किया जाता है भाई, अवेयरनेस जगाया जाएगा लोकल पॉपुलेशन के अंदर कि भाई बीचेज या रिवर फ्रंट के महत्व को समझो और उसको साफ रखो, वहां पे प्लास्टिक नहीं फैला। ठीक है, UNEP है साइंड MOU विथ नेशनल कैडेट कॉर्प। NCC के साथ किसने किया है, UNEP ने एक MOU साइन किया है ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनारियो टू 2060। ये किसके द्वारा किया गया, OECD के, यार बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनारियो टू 2060 किसके द्वारा किया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ द रिपोर्ट पर, ये प्रोजेक्शन ये याद नहीं रखना, रिपोर्ट की फाइंडिंग नहीं पूछी जाती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। ठीक है, और ये किसके अंदर आया, किस एक्ट के थ्रू आया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले ई वेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं पूछेगा। कवरेज किस चीज़ का, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है विथ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्टिफिकेट वाला बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें क्या क्या लिखा हुआ है। एंटिटीज नॉट कवर्ड इन ई वेस्ट, सबसे पहले वाटर बॉटल,
तो ये किसके अंदर कवर है, सॉरी बैटरी ई वेस्ट के अंदर नहीं कवर है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ई वेस्ट के अंदर क्या क्या कवर नहीं है। तो वेस्ट बैटरीज नहीं का, पैकेजिंग प्लास्टिक नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल के अंदर, माइक्रो एंटरप्राइजेस कवर नहीं क्योंकि ये एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्योंकि आप इसमें गलती करोगे पक्का, बेस्ट बैटरीज वाला, रेडियो एक्टिव वेस्ट में इसमें भी गलती कर दो क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट के थ्रू अंदर आता है। उसके अलावा रेगुलेशन क्या है, प्री 1989 में कोई रूल रेगुलेशन पॉलिसी कुछ भी नहीं थी। 1989 से 2020 के ये किसके अंदर आ गया था, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के अंदर आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या 2008 में क्या होता है, सीपीसीबी ने इशू किया था गाइडलाइन टू ऑल एसपीसीबी, ठीक है, कि आप इसको मैनेज करिए इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में। 2011 में क्या आया था, एक हैंडलिंग रूल आया था और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। फिर एक एक्ट आया था 2016 में, इसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था, बाई बैक, डिपॉजिट रिफंड, एक्सचेंज आइटम, ये सब आया था। ठीक है, फिर 2018 में अमेंड भी किया गया इसको। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आप प्रोड्यूसर हो तो आपको रिसाइकलिंग का भी ठीक है, और ये सब पे क्वेश्चन नहीं आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, ये है इम्पॉर्टेंट कि ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग के लिए स्पेस वो ईयर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और ई वेस्ट का स्टेटस थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, चाइना और यूएसए के बाद। उसके अलावा कंप्यूटर डिवाइस क्या करता है, नियरली 70% है एनुअल ई वेस्ट प्रोडक्शन के। ओनली 1.5% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इज रिसाइकल होता है थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।